हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 1 जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 और बीपीएससी 72 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। संयुक्त कार्यबल कंबाइंड टास्क फोर्स, शॉर्ट में इसे बोलते CTF 154 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? यह मध्य पूर्व और व्यापक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? संयुक्त कार्यबल यानी कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के मुख्य स्टाफ में भारत के सदस्य शामिल है। तो ये आपका गलत है। तीसरा क्या है? आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों सही है और क्यों गलत है। तीसरा आपका क्या है? संयुक्त कार्यबल यानी CTF 154 चेन्नई में मुख्यालय वाले संयुक्त समुद्री बलों कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज, शॉर्ट में से बोलते हैं CMF के साथ मिलकर काम करता है। तो तीसरा आपका यहाँ पे गलत है। आपसे पूछ के आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला केवल सही है, दूसरा और तीसरा आपका गलत है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। अब इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो आपका CTF है यानी कंबाइंड टास्क फोर्स कब एस्टेब्लिश हुआ था? CTF 154 कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो मई 2023 में। पहला पॉइंट है। और ये डेडिकेटेड है टू इन्हेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू मल्टीनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड द वाइडर रीजन। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो था वो क्या था? सही था। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो CTF यानी कंबाइंड टास्क फोर्स 154 है, इसका जो कोर स्टाफ है कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम कनाडा, इजिप्ट, जॉर्डन, सेशेल्स, टर्की एंड USA। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या था? गलत था। तीसरा क्यों गलत था? तो द इंडियन नेवी, अच्छा न्यूज में क्यों था? द इंडियन नेवी हैज टेकन कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 154, ए की मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स अंडर द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स CMA। और इसका जो हेडक्वार्टर है CMF का कहाँ पे है? मनामा, बहरीन में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेन्नई। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मनामा, बहरीन होना चाहिए। इसलिए आपका तीसरा क्या था? गलत था। इसके अलावा CTF 154 के अलावा कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के अलावा और भी CMF के टास्क फोर्स है, जैसे CTF 150। ये किसके लिए है? मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है। CTF 151 काउंटर पायरेसी के लिए है। CTF 152 किसके लिए है? मैरीटाइम सिक्योरिटी इन अरबियन गल्फ। ठीक है। CTF 153 मैरीटाइम सिक्योरिटी इन रेड सी। अब आपसे एग्जाम में खासकर यूपीएससी पूछ सकता है कि CTF 150, CTF 151, CTF 152, CTF 153 और एक तरफ दे देगा जो जिसके लिए बना हुआ है। तो आपको मैचिंग करने के लिए ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में नुपीलान से क्या तात्पर्य है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मणिपुर में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन। आधुनिक भारतीय इतिहास में नुपीलान या नुपीलैंड की कहीं कहीं बोलते हैं से क्या तात्पर्य है? तो मणिपुर में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ है तो इसे थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में 86 नुपीलैंड दिवस के अवसर पर मणिपुर के इम्फाल में एक स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नुपीलैंड, जिसका मीतेई भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है महिलाओं का युद्ध, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में हुए दो आंदोलनों को संदर्भित करता है। पहला आपका हुआ था 1908 में और दूसरा हुआ था 1939 में। हालांकि नुपीलैंड दिवस दोनों विद्रोहों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे उस दिन मनाया जाता है जिस दिन दूसरा आंदोलन शुरू हुआ था, यानी 12 दिसंबर को। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नुपीलैंड दिवस कब मनाते हैं? तो 12 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मौर्य, गुप्त और मुगल काल को समेटे हुए एक ही स्मारक का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। यह मूल रूप से मेरठ में स्थित था, जिसे मुगल काल के दौरान इलाहाबाद ले जाया गया था। तो नहीं, दिल्ली ले जाया गया था अशोका पिलर ऑफ मेरठ।
तो आपका दूसरा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं संवर्धन, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अधिनियम 2025, शॉर्ट में इसे बोलते हैं शांति बिल, ठीक है, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह कानून निजी कंपनियों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के संचालन पक्ष में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? यह अधिनियम ईंधन प्रबंधन, फ्यूल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में निजी संस्थानों को अनुमति नहीं देता है, गलत है, देता है और यहाँ पे क्या है? नहीं देता है, इसलिए आपका एक गलत हो गया। तीसरा क्या है? इसका उद्देश्य 2030 तक भारत के 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को गति देना है, गलत है, यहाँ पे 2030 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 2047, तो तीसरा भी गलत है। तो केवल पहला सही है, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली वन। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले शांति बिल 2025, तो इसमें शांति का मतलब क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या क्या है? तो इसमें प्राइवेट एंटिटीज जो है ये भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तो पहला आपका सही था। इसके अलावा फ्यूल मैनेजमेंट भी, इसलिए आपका दूसरा गलत था। और इसका गोल है, भारत का गोल है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047, इसलिए आपका तीसरा जो था वो सही नहीं था। इसके अलावा जो स्वदेशी रूप से बना है 700 मेगावाट और 1000 मेगावाट रिएक्टर, और इसको डेवलप किया गया है थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और जो कैपेसिटी प्रोजेक्टेड की गई है 700 मेगावाट और 1000 मेगावाट का, ये आपका राइज करेगा 22.38 गीगावाट कब तक? 2031 से 2032 तक, और 2027 तक कितना है? 100 गीगावाट। तो याद रखना है 22.38 गीगावाट कब तक करना है? 2031 से 2032 तक ये प्रोजेक्टेड है, और 100 गीगावाट कब तक के लिए है? 2047 तक का गोल है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, शॉर्ट में से बोलते हैं CSC के सदस्य है? तो भारत है आपका, मालदीव भी है, बांग्लादेश भी है, और सेशल्स भी है, म्यांमार और फिजी नहीं है। तो 4 और 6, 4 इसमें नहीं होगा, 4 इसमें नहीं होगा, 4 इसमें है, नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 3 5। अभी इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में सेशल्स ने ज्वाइन किया है एज ए फुल मेंबर ऑफ CSC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और ये छठा मेंबर बना है, और ये फॉर्म आपका हुआ था 2011 में। कौन से देशों के द्वारा? तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। बाद में एक्सपेंड हो गए, कौन इंक्लूड हुए? तो मॉरिशस और बांग्लादेश, और अभी हाल ही में कौन इंक्लूड हुआ है? तो सेशल्स, और म्यांमार और फिजी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन है? चांगी परियोजना, तो चांगी परियोजना है आपका, चीन का है, तो पहला आपका है। दूसरा आर्टेमिस सेकंड मिशन, हाँ ये भी है। आर्टेमिस प्रथम नहीं, देखो मून के लिए है लेकिन मानव रहित है, ये आपका मानव रहित है। अपोलो 11 भी है, गगनयान मिशन नहीं है, तो स्पेस के लिए है। तो कौन कौन सा सही होगा? 1 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 और 4। बाकी डिटेल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप PDF से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण लद्दाख में राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, NLST इसे शॉर्ट में बोलते हैं, की स्थापना का कारण है? तो हाई एल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाई, बिल्कुल है। ठंडी और शुष्क वायुमंडलीय स्थितियाँ, दूसरा भी सही है। क्लियर स्काई, तो हाँ तीसरा भी आपका सही है, साफ आसमान। क्षेत्र में चुंबकीय गड़बड़ी का स्तर कम है, नहीं। कम भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 1 2 3 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में जो अभी यूनियन बजट आया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 नए टेलीस्कोप एस्टेब्लिश होंगे टू स्टडी द सन एंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें एक तो आपका है NLST, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, और दूसरा आपका है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, NLOT से शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से दुर्लभ पृथ्वी अस्थायी चुंबकों रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के अनुप्रयोग है? तो इलेक्ट्रिक वाहन मोटर बिल्कुल होता है, पवन टरबाइन जनरेटर इसमें भी होता है, सटीक सेंसर बिल्कुल इसमें भी होता है, और एरोस्पेस सिस्टम इसमें भी होगा। तो 1, 2, 3 एंड 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2, 3 एंड 4। और ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो जो यूनियन बजट आया है 2026-27, तो इसमें प्रपोज किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड रियर अर्थ कॉरिडोर। कहाँ पे? उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। और का इलेक्ट्रिक कार मोटर हुआ, वाइन टरबाइन जनरेटर हुआ, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एरोस्पेस सिस्टम हुआ, डिफेंस इक्विपमेंट हुआ और प्रिसाइज सेंसर हुआ। तो इसमें आपका एप्लीकेशन इसका यूज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? पंचायती राज मंत्रालय प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल संपन्न हितग्राही योजना यानी पीएम दक्ष को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू कर रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसी में दिया हुआ है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गैर अधिसूचित जनजातियां और सफाई कर्मचारी जिनमें कचरा बीनने वाले भी शामिल है को रोजगार, उद्यमिता और अस्थायी आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। यहाँ सारा लाइन सही है, बस गलत क्या है? तो मिनिस्ट्री गलत है। यहाँ पे होगा सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसलिए पहला आपका यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री गलत दिया हुआ है। दूसरा क्या है? इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए पात्र आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वनली टू आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नज अभियान क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर आधारित यह पहल करदाताओं को स्वेच्छा से अनुपालन में सुधार करने और समय पर कर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तुलबुल नौवहन परियोजना, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ पे, तो आप यहाँ वहाँ पे नीचे जाके एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे उलर बैराज के नाम से जाना जाता है, सही है। इसका निर्माण चिनाब नदी पर किया जाना था, गलत है। यहाँ पे होगा झेलम होगा। और यह सिंधु जल संधि के दायरे से बाहर है, ये भी गलत है। ये आपका दायरे में आता है, तो अभी न्यूज़ में बना हुआ है, इसलिए आपका ये करंट अफेयर से पूछ सकता है। तो कौन सा सही है? तो केवल पहला ही सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो, इसको उलर बैराज के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 जो था क्या था? सही था। और ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत आता है, इसलिए तीसरा गलत था आपका। और ये झेलम नदी पे है, इसलिए आपका दूसरा गलत था। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है कब साइन हुआ था? 1960 में। और इसमें जो ईस्टर्न रिवर है जैसे सतलज, ब्यास, रवि, ये कौन यूज करेगा? तो भारत यूज करता है। अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, मतलब भारत अपने मन से यूज करेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। याद करने का तरीका RBS याद कर लो, RBS, R फॉर रावी, B फॉर ब्यास, S फॉर सतलज। और वेस्टर्न रिवर है ये वो आपका पाकिस्तान का शेयर है, इसमें इंडस, झेलम, चेनाब, बट इंडिया अलाउड लिमिटेड यूजेज। और अब तो खैर कैंसिल भी कर चुका है इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने। तो याद करने का तरीका क्या है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तान का शेयर है। C फॉर चेनाब, J फॉर झेलम, I फॉर इंडस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले जो पीएम राहत स्कीम है, मोदी जी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है इसे। तो पीएम राहत का मतलब क्या हुआ? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। राहत स्टैंड्स फॉर, तो पीएम राहत जो स्कीम है इसमें राहत का मतलब क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या आपका? इस योजना के तहत सड़क की किसी भी श्रेणी पर दुर्घटना का शिकार होने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से
7 दिनों की अवधि के लिए प्रति पीड़ित 3.5 लाख रुपए का नगद उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो नहीं, यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं है, 1.5 होगा, 1.5 लाख रुपए। तो पहला आपका गलत है। योजना का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित यानी कैशलेस चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना है। तो हाँ, सेकंड आपका सही है। और पहला इसलिए गलत है कि यहाँ पे 3.5 ना होगी, क्या होगा, 1.5 लाख रुपए होगा। तो इसलिए आपका पहला गलत था। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 182। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी यहाँ पे आपका डिटेल दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ द पीएम राहत यानी प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। इसमें क्या है, एवरी एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम ऑन एनी कैटेगरी ऑफ रोड विल बी इंटाइटल्ड टू कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1,50,000 पर विक्टिम। और कितने दिनों के लिए, फॉर पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत आरबीआई ने शीर्ष मुद्रास्फीति के लिए 4% का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन यह मांग में बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित मूल्य दबावों पर कड़ी नजर रखता है, जिससे यह ब्याज दरों में वृद्धि या कटौती के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे किस प्रकार जाना जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन को हम लोग ब्रॉडली डिफाइन करते हैं एज इन्फ्लेशन, जिसमें आपका एक्सक्लूड होता है फूड एंड फ्यूल आइटम विच आर थिंग्स यू वुड बाई इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइसेस बिकॉज दे आर नीडेड टू लाइव एंड मेक ए लिविंग। तो ये दोनों को बाहर रखा जाता है इससे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोर इन्फ्लेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित स्थानीय के युग्मों पर विचार करें, मुंबई, ठाणे, कोची, वेलिंगटन द्वीप, विशाखापत्तनम, भोगापुरम। अब आपसे क्वेश्चन का पूछ रहा है कि देश की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग परियोजना, जिसे हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, उपरोक्त में से किसे जोड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बन रहा है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, कहाँ पे, असम में। तो ये तीनों में से कोई भी आपका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नन। कहाँ पे ये बन रहा है आपका, तो द सेंटर हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट। और ये आपका बनेगा कहाँ, अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। और ये 33.7 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका इंक्लूड है 15.79 किलोमीटर ट्विन ट्यूब टनल अंडर द रिवर। और एक कनेक्ट करेगा गोफूर ऑन NH15 एंड नुमालीगढ़ ऑन NH715, कहाँ पे, असम में। और ये 240 किलोमीटर का डिस्टेंस को कम करे कितना कर देगा, 34 किलोमीटर। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सपोजोम का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में खबरों में था। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द टोटल लाइफ टाइम एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर एक राज्य सूक्ष्मजीव यानी स्टेट माइक्रोब नामित किया है। तो केरल। और न कौन सा है वो, बैसिलस सबटिलिस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्री स्टैक के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, यह कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट में से बोलते DPI मिशन का एक हिस्सा है। तो हाँ, पहला तो आपका यहाँ पे सही है। दूसरा क्या है, एग्री स्टैक के मूलभूत रजिस्ट्रों में भू संदर्भित ग्राम मानचित्र शामिल नहीं है, ये गलत है, शामिल है। तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, एग्री स्टैक के तहत प्रत्येक किसान को एक अद्वितीय यानी यूनिक डिजिटल पहचान जारी की जाती है, जिसमें उनकी भूमि जोत और प्रति क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का विवरण होता है। तो तीसरा भी आपका यहाँ पे सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 3। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच जो दिया, तो उन्होंने लॉन्च क्या किया था, भारत विस्तार इन्होंने लॉन्च किया। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत विस्तार में विस्तार का मतलब क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स।
और एक क्या है, भारत विस्तार क्या है, मल्टीलिंगुअल EI टूल है टू इंटीग्रेट द एग्री स्टैक पोर्टल, ठीक है, इसलिए आपका एनईजी में बना हुआ है। एग्री स्टैक आपका क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर किसके लिए है, फॉर द फार्म सेक्टर, और ये जो इनिशिएटिव है अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, और ये कब अप्रूव हुआ था, 2024 में, कब, सितंबर 2024 में। और जो एग्री स्टैक है तो 3 फाउंडेशनल रजिस्ट्री है या डाटाबेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कौन कौन सा है, फार्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, एंड द क्रॉप जोन रजिस्ट्री, तो इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया था। और हर एक फार्मर के पास, हर एक फार्मर को इशू होगा एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी सिमिलर टू आधार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुराकाओ एक द्वीपीय देश है, 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है। यह द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है साउथर्न कैरेबियन सी यानी दक्षिणी कैरेबियन सागर में, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024 है, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, जो कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, CPI के संशोधित ढांचे ने व्यय को 12 भागों में वर्गीकृत किया है, तो सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है, नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पहली बार ग्रामीण मकानों के किराए को शामिल किया गया है, तो तीसरा भी सही है आपका। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी 1 2 3 है, तीनों सही है। बाकी डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ है और PDF मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू में, तो वहाँ से आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है, जो नया CPI बेस ईयर क्या है 2024 है, और जो नया GDP बेस ईयर है 2022 से 23 है, और जो नया IIP बेस ईयर है वो भी 2022 से 23 है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व शहरीकरण संभावना 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी की गई थी, बिल्कुल सही है। भारत और 6 अन्य देशों से वैश्विक शहरी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसे 2025 और 2050 के बीच 50 करोड़ से अधिक शहरी निवासी जुड़ेंगे, सही है। मेगा शहरों की संख्या 1975 में 8 से बढ़कर 2025 में 53 हो गई, गलत है, 33 हो गई, जिनमें से 19 एशिया में है, ये बिल्कुल सही है। और 2050 तक इनकी संख्या 37 तक पहुँचना, 37 तक पहुँचने का अनुमान है, ना कि 67, ठीक है। तो बस ये 2 पॉइंट यहाँ पे गलत था, तो इसलिए आपका तीसरा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा केवल सही है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डिटेल में आपका यहाँ पे गिवन है, विश्व शहरीकरण संभावना 2025 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी की गई थी। भारत और 6 अन्य देशों से वैश्विक शहरी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे 2025 और 2050 के बीच 50 करोड़ से अधिक शहरी निवासी जुड़ेंगे। अकेले भारत और चीन में लगभग 1.2 अरब शहरी निवासी है। इस पॉइंट को आपको याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। मेगा शहरों की संख्या 1975 में 8 से बढ़कर 2025 में 33 हो गई है, जिनमें से 19 आपका एशिया में है, और 2050 तक इनकी संख्या 37 तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।